नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम लोग लास्ट 34 ईयर्स में मेडिकल में जितने भी क्वेश्चन अपियर हुआ है उन सभी का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग चैप्टर वाइज तरीके से कर रहे हैं, जिसमें हर एक चैप्टर में 3 to 5 पार्ट बन सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आने वाले टाइम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। और आपको यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो मेडिकल में क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो किस तरीके से रिपीट होते हैं, वो सब भी आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। तो फिर हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या फर्स्ट क्वेश्चन। Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? तो हमारे पास कोई 2 लाइन चार्जेस हैं और दोनों ही जो लाइन चार्जेस हैं कैसी हैं, वो इनफाइनाइट है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और किसी फ्री स्पेस में है। तो हमने फर्स्ट लाइन चार्ज तो इसको मान लिया है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। लाइन चार्ज का मतलब आप समझ सकते हैं एक तरीके से कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह मान रहा है इसको, और जो एक लाइन चार्ज है उसके पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो कितना है प्लस लेमडा कूलम पर मीटर और सेकंड के पास माइनस लेमडा है। तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है और सेकंड का माइनस लेमडा कूलम पर मीटर है। और जब इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है तो इसका मतलब इस पे चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, पॉजिटिव, और इस पे माइनस लेमडा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी तो इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसमें क्या बोल रहा है, are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? तो ये दोनों जो लाइन चार्जेस हैं एक दूसरे से 2r दूरी पर स्थित हैं। कितना, 2r। और हमको क्या बताना है कि इन दोनों लाइन चार्जेस के बीच में जो मिडवे है वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो r तो इधर से हो जाएगा, मान लो r इधर से हो गया और r ही इधर से, तो ये यहाँ पे इसका मिडवे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट लेके वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार तो हम लोग इस लाइन चार्ज के कार्ड निकाल लेंगे पी पे और एक बार इसके कार्ड निकाल के देख लेंगे और फिर देख लेंगे कि कैसा डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है तो जुड़ जाता है और अपोजिट डायरेक्शन होती है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, अगर हमको पॉइंट पी पे इस वाले लाइन चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा ई ए, देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अभी नेगेटिव है तो नेगेटिव में ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये ई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके मिड वे पे, ये दोनों लाइन चार्ज हैं, अगर इनके मिड वे पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो वो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐड हो जाएगा। अगर हमको पता चल जाए कि ई ए का वैल्यू कितना और ई बी का वैल्यू कितना, और इसको हमने अच्छे तरीके से करा भी है। जो गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन था जिसमें क्या था, कोई इनफाइनाइट वायर जो था उसके कारण हम लोग r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड कर रहे थे तो हमारे पास आया भी था, क्या आता था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है तो इसी की फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं इंटू लेमडा अपॉन r आता था। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला लिख कैसे दिया है, तो आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। जैसे आपने देखा था कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है आपके पास और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पे, तो हम ये जो वायर है इस पे एक गॉसियन सरफेस का कल्पना कर लिया करते थे, और गॉसियन सरफेस कैसा होता था, सिलिंड्रिकल टाइप से होता था। अब हमने ये जो L लंबाई का वायर लेके इस पर एक गॉसियन सरफेस का कल्पना कर लिया है और इससे हम लोग बड़ी आसानी से इस वाले पॉइंट पे देख लेते हैं P, बड़ी आसानी से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और कैसे, अब आप देख रहे हैं कि जो हमने ये गॉसियन सरफेस का कल्पना करा है इसमें कितने सरफेस हैं, हम लोग इसमें 3 सरफेस देख रहे हैं। एक तो ये फ्लैट सरफेस है और एक ये फ्लैट सरफेस है और उसके बाद एक इसका कर्व सरफेस है।
ये बेलन टाइप से है, एक तो कर्व सरफेस हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो 3 रास्तों से निकल सकता है। एक तो मान लो इधर से निकल सकता है φ1, एक इधर से φ2, और इसका एक जो कर्व सरफेस है वहां से निकल सकता है φ3। तो अगर यहाँ से हम लोग फ्लक्स देखना चाहें तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो एरिया वेक्टर होगा इस वाले सरफेस के लिए, क्योंकि आपको पता है एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे होता है, सरफेस से 90 डिग्री पे एस हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर तो इसका एस हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये वायर से कैसे निकलेंगी, आप देख रहे हैं जो वायर का जो सरफेस होगा उससे हमेशा 90 डिग्री पे निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ए वेक्टर और ई के बीच में जो एंगल बनना है थीटा कितना बनना है 90 डिग्री। ऐसे ही ए और ई के बीच में इधर भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा। तो जब यहाँ पे ए के और ई के बीच में जो एंगल है 90 बनना है तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा φ2। आपको पता है क्या लगाते हैं, ई ए कोस थीटा से फ्लक्स निकाल लेते हैं हम लोग। जब थीटा की जगह पे हम लोग 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कोस 90, और कोस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो φ2 तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही φ1 भी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये जो φ3 बचेगा ये कुछ आएगा, तो ये कितना आएगा ई ए, थीटा कितना बनना है यहाँ पे 0 बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, एक और ई का, तो थीटा 0 तो ई ए कोस 0, तो इससे इसका मतलब कितना आ गया है ई ए। तो हमारे पास ये जो कर्व सरफेस है केवल इसी से फ्लक्स मिलेगा, ना तो इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स मिलना है और ना ही इससे मिलना है। ये दोनों जो फ्लैट सरफेस है इससे कोई फ्लक्स मिलने वाला है नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास फाइनली फाई क्या हो जाएगा अगर इन तीनों को ऐड कर दें, तो क्योंकि ये तो 0 और ये भी 0 है, केवल यही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा ई ए। अब हमने ये कैसा सरफेस मान लिया था, ये गॉसियन सरफेस है, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस ही बनाने के लिए तो इसको सिलिंड्रिकल टाइप से ऐसा शेप लिया था हम लोगों ने। तो गॉसियन सरफेस तो इसमें गॉस का लॉ भी लागू होगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए हो जाएगा। अब क्या है क्यू क्या है, जो एल लंबाई का वायर है उस पर चार्ज है। अगर हम इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में रखें तो हमको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितना लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम इस फॉर्म को लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में रखें तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा एल हो जाएगा। तो क्यू की जगह पे यहाँ पे हम लोग लैम्डा एल लिख सकते हैं, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए। अब ए क्या है, ये जो कर्व सरफेस है किसका, सिलेंडर का, इसका एरिया है, और इसका एरिया कितना होता है 2 पाई, और अगर इस सिलेंडर का रेडियस आर है तो आर एल। तो आप देख रहे हैं एल से तो एल कैंसिल आउट हो गया। हमको चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, तो इधर आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, इसके नीचे चला जाएगा आर। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर इस तरीके से आती है, ये गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन है। तो वही सेम एप्लीकेशन यहाँ पे लागू हो रहा है। ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो दे रखे हैं ये सेम टू सेम एक इनफाइनाइट वायर की तरह ही है। तो इससे आर दूरी पे यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबसे पहले तो ए के कारण देख लेते हैं, ई ए के कारण क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन, अब यहाँ पे तो स्मॉल आया था तो हमने ये आर ले लिया था, अब यहाँ पे ये जो इसका जो डिस्टेंस है कितना कैपिटल आर है, तो इसको कैपिटल आर से ले लेते हैं, ठीक है। और ई भी कितना हो जाएगा इसके कारण इस पॉइंट पे देख रहे हैं हम लोग, तो सेम ऐसे ही हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन ए का और लाइन बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दोनों को ऐड करके आएगा, E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। तो E इज इक्वल टू ई ए का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, प्लस ई बी का वैल्यू कितना 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन
आर, दोनों को ऐड कर देते तो कितना आएगा, E इज इक्वल टू 1 और 1 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होगा। तो अब चेक कर लेते हैं कि जो मिड वे है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो इसका ए ऑप्शन दे रखा है 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये तो है नहीं। बी दे रखा है लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो हाँ यही है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख दें E इज इक्वल टू लैम्डा का 1 में गुणा करेंगे तो लैम्डा ही रहेगा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम। तो फाइनली हमारे पास ये जो बी ऑप्शन में आंसर दे रखा है ये आंसर मैच कर गया है। तो जो बी में आंसर है, जो बी वाला ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। और इसके बाद एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकता है, यहाँ पे तो आपसे मिड वे पे पूछ लिया था। अगर आपसे पूछ लेता ये जो ए लाइन चार्ज है इसके आउटर साइड में, ऐसे इधर इसके आउटर साइड में पूछ लेता है इधर, जब इसके आउटर साइड में पूछेगा तो इसका यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ई का तो ऐसे हो जाएगा और ईबी का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे ही रहेगा, ईबी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई माइनस ईबी हो जाएगा, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जब ई में से ईबी घट जाएगा तो इस वाली पोजीशन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम अगर इधर देखें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ई का तो आप देख रहे हैं कैसे इधर होगा, ये ई का डायरेक्शन हो जाएगा और ईबी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक दूसरे से घट जाएंगे, जब घट जाएंगे तो यहाँ पे भी इस साइड में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर in the plane of the paper is placed in a uniform electric field E volt per meter acting along the same place at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in the figure. The electric flux linked to the surface in unit of voltmeter is. तो हमको बताना है कि कोई हमारे पास स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है क्या है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, किसी कागज के तल में है। अब ऐसे मान लो कि ये जो बोर्ड वगैरह है इसको एक तल तरीके से मान लो, आप लोग एक प्लेन मान लो, आप इसको एक प्लेन टाइप से ही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है इस स्क्वायर से, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में इस तरीके से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो हमको बताना है कि ये जो सरफेस दे रखा है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस के पैरेलल है, इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस का वो तो ऐसे होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है। जब क्रॉस नहीं कर रही तो फ्लक्स कहाँ से मिलेगा, तो हमारे पास क्या होता है फ्लक्स के लिए फॉर्मूला E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा होता है। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कोस, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में एंगल कितना बन गया है, 90 डिग्री बन गया है। जब एंगल 90 डिग्री बन गया है तो इसका मतलब ई ए कोस 90 का वैल्यू 0, तो हमको फाइनली फ्लक्स कितना मिल गया है, 0। इस सरफेस से जो लिंक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। तो देखते क्या है इसका ऑप्शन। इसमें जो ए ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है ई एल स्क्वायर, बी दे रखा है ई एल स्क्वायर कोस थीटा, सी दे रखा है ई एल स्क्वायर साइन थीटा और डी दे रखा है 0। तो इसका मतलब इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर आल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर is limited only to the lower half of the square surface. The electric flux in SI unit associated with the surface is. सेम ऐसे है जो अभी क्वेश्चन करा है उसी की तरह सेम है। तो कोई स्क्वायर सरफेस है
जिसका साइड क्या है, L मीटर है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है इसके लोअर हाफ से, यानी कि इसके आधे पार्ट से ऐसे गुजर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के पैरेलल ही गुजर रहा है, इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जो एरिया वेक्टर होगा वो तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसका डायरेक्शन आपको पता नहीं, एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे होता है सरफेस से, तो एरिया वेक्टर तो ऐसे हो जाएगा। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और हमको बताना है कि इसकी सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो फिर देख लेते हैं यहाँ पे सेम टू सेम उसी की तरह, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू ई ए, अब यहाँ पे एंगल कितना बन गया था, ई के और ए के बीच में एंगल बन गया यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इसको क्रॉस नहीं कर रही है, ये सरफेस के पैरेलल ही जा रही है। सेम टू सेम जैसे पहले वाला था, वहाँ पे ऐसे पैरेलल जा रही थी और यहाँ पे ऐसे पैरेलल निकल रही है। तो थीटा का जगह कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 90 का वैल्यू 0, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास फ्लक्स कितना आ गया है, 0। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है। पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, इसका मतलब तीसरा आंसर दे रखा है इसका 0। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो एक होलो मेटल स्फीयर है, इसको बोलते हैं धातु का खोखला गोला। एक धातु का खोखला गोला है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इस खोखले गोले का जो रेडियस दे रखा है वो क्या दे रखा है, r दे रखा है। और हमको क्या बताना है, हमको बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो इस खोखले गोले के सेंटर से r दूरी पर हमको बताना है कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा और या फिर क्या आएगा। तो हम इस खोखला गोला जो है इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस का कल्पना कर लेते हैं। एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। जब गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेते तो मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस क्या है वो r है। इसके बाहरी किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखना है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग P। तो इस चीज़ को हमने अच्छे से फाइंड कर रखा है कि जो खोखला गोला होता है उससे r दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। यदि इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। अब आप सोच रहे हो कि फॉर्मूला कैसे आ गया है, तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे, क्योंकि आपको फ्लक्स तो पता है, फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन तो ऐसे होगा, और एरिया वेक्टर जो होगा उसका भी डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे ही होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन गया वो कितना बन गया, थीटा 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया है, ई ए। अब फाई क्या है, फ्लक्स है, और हमने ये जो क्या मान लिया है, एक गॉसियन सरफेस मान लिया है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, जिसको बोलते हैं क्यू इनक्लोज, इज इक्वल टू ई और इनटू ए। ये क्या है, एरिया ऑफ द स्फीयर। तो किसी स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ये जो हमने गॉसियन सरफेस माना था। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें ई कितना हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं 1/4 पाई इधर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग कोई जो खोखला गोला होता है उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया करते थे। तो यही फॉर्मूला मैंने इधर रखा है। तो ये क्या है, ये जो स्फीयर है उसके बाहर के किसी बिंदु पर है, जैसे किसी पॉइंट हमने ये जो P ले लिया था। और अगर अब हमको देखना हो कि ये जो खोखला गोला है, ये जो हॉलो स्फीयर है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसकी सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि सतह जो है इस सेंटर से कितना दूरी पर है, r दूरी पर, कैपिटल R है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाए, कैपिटल R। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर।
तो अब ये कहाँ पे आ गया हमारे पास, ये तो आ गया था गोले के बाहर, ये गोले के सतह पर आ गया है, यानी कि जो स्फीयर है उसकी सरफेस पे आ गया है। और अब हम देखें किसी इनर पॉइंट पर, यानी कि ये जो स्फीयर दे रखा है इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो ये जो स्फीयर है इसके अंदर जो चार्ज है Q इनक्लोज कितना है, इसके अंदर चार्ज तो 0 है, 0/r²। तो इसका मतलब इसके इनर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने ये जो स्फीयर दे रखा था इसके बाहर के पॉइंट पे, इसके सरफेस पे और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। तो यहाँ से हमको ये तो पता चल गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे r इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता चला जाएगा। और इसको हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। कैसे, ये तो हमने ओरिजिन O मान लिया है, यहाँ पे हमने इसकी सरफेस पे जो पॉइंट लिया था, सरफेस पे कोई पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे R ही ले रहे हैं, ये कोई पॉइंट R ले लिया है और उससे आगे चलते हुए जैसे हमने कोई पॉइंट P ले लिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटर है O, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं और इधर हमने क्या ले लिया है, R। तो आप देख रहे हैं कि जैसे सेंटर O है, जैसे हम लोग सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसकी सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इसका मैक्सिमम हो जाता है। सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और जैसे जैसे हम लोग R को बढ़ाते चले जाएंगे, और इससे हम बोल सकते हैं जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और हमको इसका ग्राफ ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इसका R इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, है क्या नहीं। तो अब इसके हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 0 एज R इंक्रीजेज फॉर R इज लेस देन कैपिटल R, बिल्कुल ठीक है। एंड डिक्रीजेज एज R इंक्रीजेज फॉर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये जो स्मॉल r है ये इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिक्रीज होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए दे रखा है ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी क्या है, 0 एज R इंक्रीजेज फॉर R इज लेस देन कैपिटल R इंक्रीजेज एज R इंक्रीजेज फॉर, ये गलत है क्योंकि स्मॉल r बढ़ने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा, वो बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही सी नहीं है और ना ही डी है, तो इसका जो ऑप्शन ए है ये ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r is given a charge plus q. The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB of the ring is. तो क्या दे रखा है इसमें, एक रिंग दे रखा है और उस रिंग को इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। ये रिंग का सेंटर है, तो इसमें ए बी सी डी, ए इसको मान रखा है, बी इसको, सी और डी। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है के। उसके बाद बोल रहा है थिन कंडक्टिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू। इस पे क्या है, इसको चार्ज गिवन दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। फिर उसके बाद बता रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ऑफ ए के बी ऑफ द रिंग इज ई। तो जो ए के बी पार्ट है, ए ये रहा, के ये रहा और बी ये रहा, इस ए के बी पार्ट के कारण जो रिंग का सेंटर है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। तो इधर क्या है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई यहाँ पे दे रखा है और इसको थोड़ा ठीक लिख देते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, जो पार्ट है ए के बी, इस पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिंग के सेंटर ओ पे, उसका डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, इतना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है
तो इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा इस रिंग के सेंटर पे, किसके कारण, ए के बी के कारण। तो आप देख रहे होंगे कि इस रिंग का इतना जो पार्ट है इस पे चार्ज कितना होगा, Q/4। अगर पूरे रिंग पे चार्ज कितना है, Q है, तो इस वाले पार्ट पे इसके चार्ज कितना हो जाएगा, Q/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा है हमसे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB ऑफ द रिंग इज। तो जो रिंग का पार्ट कौन सा है, ACDB। तो अब इस पार्ट के कारण ये जो पार्ट है ACDB जो पार्ट दे रखा है हमको इस पार्ट के कारण बताना है सेंटर O पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमको पता है कि जो सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी रिंग के, तो क्या होता है, 0 होता है। अभी हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं इसी चीजों के बारे में। तो अब बट इस पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो E दे रखा है। तो हमको पहचानना है कि ये जो टोटल पार्ट है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो E टोटल का मतलब ये है EA के बी प्लस EACDB क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमको दे रखा है EAKB, ये जो दे रखा है इसका वैल्यू तो हमको क्या दे रखा था, E दे रखा था। अभी इसको यूज कर लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल माइनस EACDB, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको EACDB इज इक्वल टू, इस माइनस को उधर ले आते हैं, माइनस EAKB। तो EACDB, अब EAKB इस पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E, ये रहा। तो ये हमको दे रखा है E, ये रहा। अब इस पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ACDB के कारण, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा। ये ऐसे मिलेगा हमको, किस पार्ट के कारण, इस पार्ट के कारण। जब इधर E है तो इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इतने ही मैग्नीट्यूड का इधर रहेगा, क्योंकि तभी तो आपस में कैंसिल आउट होकर 0 होगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने ये समझ लिया कि Q/4 है, Q/4 है और Q/4 है, तो वहां से गलत हो जाएंगी चीजें। इस पार्ट के कारण अगर E दे रखा है इधर, तो इस टोटल पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर होगा, जैसा कि यहाँ से निकल के आ गया है। अभी किस दिशा में आ जाएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से O से K की दिशा में आ गया है। तो अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था E जस्ट उसके अपोजिट है। तो ये कितना हो जाएगा, E आ जाएगा, और ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, E तो इधर था, अब ये वाला E आ जाएगा O के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, O के डायरेक्शन में आ जाएगा। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका पहला आंसर दे रखा है 3E अलोंग KO। तो 3E तो आया नहीं हमारे पास, तो केवल E आया है, E अलोंग OK। तो हाँ ये ठीक है, जो इसका बी ऑप्शन है, ना ही C है और ना ही D है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वही ऑप्शन ठीक होगा। और आप इसको नॉर्मल भी देख सकते थे, क्योंकि किसी भी जो रिंग का सेंटर होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, तो इस टोटल पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा होना पड़ेगा, तभी सेंटर पे 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड A इफ ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यूब इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो कोई हमारे पास क्यूब है, हमें कोई क्यूब दे रखा है और एक पॉइंट चार्ज क्यू है, और क्यू इस क्यूब के किसी एक कॉर्नर में रखा हुआ है। तो हमको बताना है इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो आप देखो कि ये जो क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो तो चारों तरफ निकलेंगी ना, बाहर भी अंदर भी जाएंगी, है कि नहीं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। तो हमको देखना है कि ये जो क्यू चार्ज रखा है यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी। अगर ये हमको पता चल जाएगा तो हमको इतना पता चल जाएगा कि कितना फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है, तो वो हमको पता चल जाएगा कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक है। तो आप देखो ये जो क्यूब का जो कोना है,
अगर हम 4 क्यूब के कोनों को आपस में भिड़ा के रख दें नीचे, तो नीचे चारों तरफ से तो ये जो पॉइंट चार्ज क्यूब कवर हो जाएगा, और 4 ही क्यूब ऊपर से रख दें, 4 क्यूब के कोने ऊपर से रख दें तो पूरा पॉइंट चार्ज कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट चार्ज यहाँ पे जो कॉर्नर में रखा हुआ है, अगर यहाँ पे 8 क्यूब के कॉर्नर आएंगे तभी पूरा पॉइंट चार्ज कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब एक क्यूब में इस पॉइंट चार्ज का जो पार्ट जाएगा वो कितना जाएगा, Q/8 जाएगा। एक क्यूब में इस चार्ज का जो पार्ट जाएगा Q/8 जाएगा। तो यहाँ से जो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। तो Q की जगह पे हम लोग Q/8 लिख सकते हैं और अपॉन ε0। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/8 ε0। तो इसका मतलब ये है कि इस क्यूब से जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, Q/8 ε0। जैसे जब पूछा था व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर ए में दे रखा है 2Q/ε0, ये नहीं है। बी दे रखा है Q/8 ε0। तो इसका मतलब इसका जो बी पार्ट है वो ठीक है, और ना ही सी है और ना ही डी है। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चार्ज वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए। इफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा कूलम पर मीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज। तो क्या है, कोई चार्ज वायर है जो कि सेमी सर्कुलर टाइप से बेंड किया गया है। तो इस पे मान लिया कि ये चार्ज है और हमको लेमडा भी दे रखी है। लेमडा क्या दे रखा है, चार्ज। अगर इस पे क्यू चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है। ये हमने इसका सेंटर वो मान लिया है, क्योंकि इसका जो रेडियस दे रखा है हमको कितना दे रखा है, रेडियस ए दे रखा है। तो हमको बताना है कि ये जो चार्ज वायर है इसके कारण इसका जो सेंटर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये इसमें पूछ रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज। तो हमको इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस सिचुएशन में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन r साइन θ/2 आता था, जहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा ये चार्ज डेंसिटी है। तो अब ये थीटा क्या है, थीटा ये है कि ये जो हमको सेमी सर्कुलर आर्क दे रखा है इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा है जो पूरा है। तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे रख के देख सकते हैं कितना आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 और 2 लैम्डा अपॉन r है। तो r इसका रेडियस है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, a दे रखा है। तो इस r की जगह हम लोग a ले लेंगे इंटू 2 लैम्डा अपॉन a साइन θ/2। तो थीटा कितना बन रहा है, ये अगर ये सेमी सर्कुलर है तो 180 बनेगा, 180/2 है कि नहीं। अगर ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में है तो इस आर्क के द्वारा जो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन a साइन 180/2 का मतलब हो जाएगा 90। तो साइन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 2 से इस 2 को काट देते हैं, 2 दूनी 4 बार कैंसिल हो गया है। 1/2πε0 इंटू लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 है, उसको नहीं लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ऐसे भी लिख सकते हैं 2πε0 ए। तो ये जो सेमी सर्कुलर आर्क हमको दे रखा है और इस वायर को जैसे बेंड कर रखा है, इसके कारण हमने इस पे इसका जो सेंटर है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया है। कितना है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 ए। तो अब इसका हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। तो पहला जो आंसर दे रखा है लैम्डा अपॉन 2πa²ε0, ये तो नहीं है। और जो बी आंसर है ये भी नहीं है। सी आंसर दे रखा है लैम्डा अपॉन 2πε0 ए। तो डी 0 है। तो इसका मतलब ये जो इसका सी ऑप्शन दे रखा है ये ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस इज। तो कोई क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज Q रखा हुआ है।
हमने एक क्यू बना लिया है और इस क्यू का सेंटर मान लिया वो यहाँ पे रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है और हमको बताना है जो क्यूब है इसकी किसी एक साइड से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, किसी एक साइड से कितना फ्लक्स लिंक होगा। और ये हमको अच्छे से पता है किसी क्यूब में कितने साइड होते हैं, 6 होते हैं। जैसे आप रूम की तरह देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6। तो हमको किसी एक सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। तो हमको पता है ये जो टोटल सरफेस कैसा हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया है क्योंकि पूरा ही इनक्लोज है। तो इसमें गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ से इस टोटल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, टोटल गॉसियन सरफेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमसे पूछा है किसी एक सरफेस का, तो एक सरफेस का फाई डैश कितना हो जाएगा, फाई का 1/6 पार्ट हो जाएगा क्योंकि टोटल इसमें सरफेस कितनी है 6 है ना, तो इसीलिए। तो फाई डैश कितना आ जाएगा, फाई का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6। तो फाई डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब की किसी एक साइड से, जैसे मान लो अगर हम इसी साइड से निकालना चाहें तो किसी एक साइड से जो लिंक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहला दे रखा है पाई क्यू अपॉन 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा तो नहीं है ये। बी ऑप्शन दे रखा है क्यू अपॉन 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी 2 पाई क्यू अपॉन 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और डी दे रखा है 4 पाई क्यू अपॉन 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो हमको दे रखा है 4 पाई क्यू अपॉन 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे दे रखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से अगर आप 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर देंगे तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा। केवल इसने आपको फंसाने के लिए इस फॉर्म में आंसर दे रखा है। इसका मतलब भी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट ही है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। हमको कोई होलो कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, यानी कि एक खोखला गोला टाइप से है। तो इस पे जो चार्ज है Q, जो चार्ज है इस पे Q कितना है, वो 10 माइक्रो कूलम दे रखा है। और हमको इसके सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इसका रेडियस हमको दे रखा है कितना, 2 मीटर दे रखा है। तो हमको इसके सेंटर पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसके अंदर ही अंदर एक गॉसियन सरफेस का कल्पना कर लेते हैं, समझे आप लोग, जिसका हमने रेडियस ले लिया क्या, R ले लिया है। तो ये पूरा क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो हम यहाँ पे गॉस लॉ लगा सकते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई क्या है, फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, यानी कि ई ए कोस थीटा। अब यहाँ से देख रहे हैं आप लोग एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 बन रहा है तो ई ए कोस 0 यानी कि ई आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए इज इक्वल टू क्यू क्या है, क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज यानी कि जो गॉसियन सरफेस का चार्ज है। तो गॉसियन सरफेस का चार्ज यहाँ पे आप कितना देख रहे हैं, किसके अंदर, गोले के अंदर क्या है, 0 है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझे आप लोग। तो ये जो हॉलो स्फीयर है इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई क्या होगा, 0। और इससे रिलेटेड आप काफी क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ए दे रखा है 0, ना ही बी है, ना सी है, ना ही डी। तो इसका जो सीधा सीधा ऑप्शन ए है 0, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे है ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन h ऊंचाई से, ये इलेक्ट्रॉन है, h ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहा है। और इसका ऊंचाई कितना है, इसमें बता रखा है, h बता रखा है। उसके बाद बोल रहा था डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब क्या है, उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि पहले ऊपर था तो अब नीचे की तरफ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद बोल रहा है
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, बट इसका मैग्नीट्यूड सेम है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतना ही इधर है, बट डायरेक्शन अपोजिट किया गया है। तो ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इन इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस एच। तो एक प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन को भी सेम ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। तो इसके बाद पूछ रहा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन के गिरने का जो टाइम है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना होगा, ये हमको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, एम ही मास होगा इलेक्ट्रॉन का। जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो इस पे नीचे की तरफ एक, इसको बोलते हैं आप लोग बाहर बल, एम जी नीचे की तरफ लगेगा और इसके साथ साथ एक इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, क्यू ई, क्योंकि आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई, एक ये फोर्स लगेगा इस पे नीचे की तरफ। सेम ऐसे इधर देख लो, अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास एम पी हो जाएगा और इस पे सेम नीचे की तरफ एक फोर्स एम जी लगेगा, जिसको हम एम पी ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको एम ई ले सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। और सेम अब इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया है तो इसीलिए इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्यू ई ही नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि अब ये जो क्यू है ये प्रोटॉन पे चार्ज है और यहाँ पे जो क्यू है ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, एफ कितना आ गया हमारे पास, एम ई जी प्लस क्यू ई, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ई जी प्लस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है तो ई लिख देंगे। अब ये तो क्या आ गया हमारे पास, इस पे लगने वाला फोर्स आ गया है। हमको देखना है कि इसको गिरने में कितना टाइम लग रहा है। अगर हमको एक्सीलरेशन वगैरह पता चल जाए तो हम तब भी आसानी से देख सकते हैं। तो हमको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। अब एम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा और ए इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन है और एफ इस पे लगने वाला बल हो जाएगा। तो ए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम ई। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, ए ई, एफ कितना ये रहा एम ई जी प्लस ई अपॉन एम ई। तो ए ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो क्या हो जाएगा, एम ई से एम ई कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा जी प्लस ई अपॉन एम ई। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सीलरेशन किसका आ गया है, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया है। अब ऐसे ही हम लोग प्रोटॉन का एक्सीलरेशन देख लेते हैं। तो सेम इसी प्रकार जो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू जी प्लस ई। अब ये जो चार्ज है वो प्रोटॉन पर है, ई अपॉन एम पी। तो एक तो ये हमारे पास जो एक्सीलरेशन है प्रोटॉन पे आ गया और ये इलेक्ट्रॉन पे आ गया। अब यहाँ से भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा पहले गिर जाएगा और कौन सा बाद में गिर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा वो पहले गिर जाएगा और जिसका एक्सीलरेशन कम होगा वो बाद में गिरेगा। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है और ये प्रोटॉन का मास है। तो हमें एक चीज़ बड़े अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास से क्या होता है, कम होता है। प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। अब कितना कम और कितना ज़्यादा होता है, जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के 1800 टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास के 1800 टाइम के बराबर होता है क्या, प्रोटॉन का मास। तो प्रोटॉन का मास तो ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास कम है। तो ये जो मास है ये ज़्यादा है किसका, प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है। तो अब देखो जब कम से आप लोग, अब यहाँ पे तो दोनों ही सेम है, ई है और ई यहाँ पे है, क्योंकि चार्ज भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। जब हम कम से इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी और जब ज़्यादा से इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम आएगी। तो एक्सीलरेशन हमारे पास कैसा आ जाएगा, जब कम से डिवाइड करेंगे हम लोग इसमें तो एक्सीलरेशन हमारे पास मैक्सिमम आएगा
और जब हम लोग ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन क्या आएगा, मिनिमम आएगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन अधिक आ रहा है और प्रोटॉन का एक्सीलरेशन कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन अधिक है तो ये जल्दी गिर जाएगा और ये गिरने में टाइम लेगा, तो इसको गिरने में कम टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को, और प्रोटॉन को गिरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देख लेते हैं इसका आंसर कैसे दे रखा है, पूछ रहा था द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन के गिरने का टाइम है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना होगा, तो इसमें दे रखा है ए ऑप्शन में 10 टाइम्स ग्रेटर, यानी कि 10 गुना ज़्यादा। सेकंड में दे रखा है बी में 5 टाइम ग्रेटर, ये भी नहीं है। सी में दे रखा है स्मॉलर, तो हमारे पास, और डी में इक्वल दे रखा है, तो इक्वल तो नहीं आया हमारे पास। तो इसका मतलब ये है जो सी ऑप्शन में दे रखा है स्मॉलर, सी में क्या दे रखा है, जो स्मॉलर दे रखा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को h हाइट से गिरने में प्रोटॉन से कम टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है वो स्मॉलर है, किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा।